हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजी स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप एमपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आ रहा है जो कि आपके एमपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और ये बैच कोर्स आपका शुरू होने जा रहा है 31 जुलाई से। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके इस बैच कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ये अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान है। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन पहले आपको मिल रहा था 4500 का, वो अभी 80% के डिस्काउंट के बाद में सिर्फ आपको मिलेगा 899 का। और इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे ABRG10 तो आपको 10% का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो काफी कम प्राइस में आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, इसको आप जरूर यूज करें। और आपको पता होगा अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत सारी यूनिक फीचर मिलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम EVS के प्रैक्टिस सेट 18 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि पौधों की संरचना में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है। तो पौधों की संरचना में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है कार्बन। ध्यान रखेंगे, पौधों की संरचना में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है कार्बन। और अगर आपसे पूछा जाए कि पत्तियों की संरचना में पाया जाने वाला जो मूल तत्व है वो क्या है, तो वो है मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं। मृदा में उपस्थित जो जल की मात्रा है उसे क्या कहा जाता है। तो मृदा यानी कि मिट्टी, तो मिट्टी में उपस्थित जो जल की मात्रा है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है होलाल्ट। याद रखेंगे, मृदा में उपस्थित जो जल की मात्रा है उसे होलाल्ट कहा जाता है। और मृदा में 25% होता है जल और मृदा में 25% ही होता है पानी। याद सॉरी, मृदा 25% जल होता है और 25% क्या होती है, मृदा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी परितंत्र में शैवाल का स्थान कौन सा होता है। तो किसी परितंत्र में शैवाल यानी कि जो एल्गी है उसका स्थान क्या होता है, तो उसका सही आंसर है आपका उत्पादक। आपको पता होगा कि जो शैवाल होते हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो किसी भी परितंत्र में शैवाल का स्थान होता है उत्पादक का यानी कि प्रोड्यूसर का। आगे देखते हैं। पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसका सही आंसर है 17। पौधों को 17 प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता होती है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों को कितने सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तब आंसर क्या होगा। भाई पोषक तत्व तो 17 हो गए, लेकिन अगर आपसे सूक्ष्म पोषक तत्व पूछा जाए, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। पौधों को 9 सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है वो होती है। आगे बढ़ते हैं। अधिक जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां पे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी इसको बोल सकते हैं। और आपको पता होगा कि पृथ्वी में सर्वाधिक जो उष्णकटिबंधीय वन है या फिर उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, अगर आपसे पूछा जाए कि वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, यानी कि भूमध्य रेखा के निकट वाले क्षेत्रों में आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन अधिक देखने को मिलेंगे। अगर आपसे भारत में पूछा जाए तो पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, हिमालय का कुछ क्षेत्र, तो यहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन अधिक देखने को मिलेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं, तो भारत में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन होते हैं पतझड़ वाले वन, जिनको हम लोग मानसूनी वन भी कहते हैं। तो ये भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली वनस्पति है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं वो निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं वो कहलाते हैं प्रेरी। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं, प्रेरी। सवाना जो घास के मैदान है इनका संबंध किस महाद्वीप से है, अफ्रीका से। डाउन्स का संबंध कहां से है, डाउन्स का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। और पंपास का संबंध है दक्षिण अमेरिका से। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला प्रश्न है कि समुद्र के तल के पास में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनको क्या कहा जाता है। तो समुद्र के तल के पास में पाए जाने वाले जो जीव हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है बेंथस। याद रखेंगे, समुद्र के तल के पास में जो पाए जाने वाले जीव हैं उन्हें बेंथस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो रामसर सम्मेलन जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा इसके बारे में, रामसर सम्मेलन के बारे में। तो रामसर सम्मेलन का जो संबंध है वो है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। आर्द्र भूमि यानी कि जो वेटलैंड होती हैं उनके संरक्षण से। रामसर सम्मेलन का आयोजन पहली बार कब किया गया था। वैश्विक स्तर पर जो रामसर सम्मेलन है इसका आयोजन सबसे पहली बार कब किया गया था, तो सही आंसर है आपका 1971। याद रखेंगे, रामसर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1971 में किया गया था सबसे पहली बार। अगला प्रश्न है कि भारत रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ। तो भारत जो है रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1982। वर्ष 1982 में, वर्ष 1982 में जो भारत है वो रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ, याद रखेंगे।
और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो आप याद रखोगे 42 रामसर स्थल हैं प्रेजेंट टाइम में भारत में। अगला प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला भारत का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि रामसर स्थल घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर जो है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर जो साइबेरियन सारस है वो जाड़ों में साइबेरिया से आता है, रशिया से आता है। और यहाँ पर जो है इसके अलावा भी जो है बहुत सारे और जो अन्य जीव जंतु हैं वो सब पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है, तो इसको रामसर जो है सम्मेलन में सबसे पहले शामिल किया गया था, याद कर लीजिएगा। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है बायोस्फीयर रिजर्व। देखो जो नेशनल पार्क है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे जाया जा सकता है परमिशन लेके, लेकिन जो ये आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है या फिर जो है जिसको हम लोग बोलते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये नीलगिरी है। और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जाना बैन होता है, ठीक है, आप इसमें टूरिस्ट एक्टिविटीज के लिए नहीं जा सकते। बायोस्फीयर रिजर्व में टूरिस्ट एक्टिविटीज के लिए जाना मना होता है, ठीक है। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया कि नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैल सकती है। दूषित जल यानी कि जो गंदा जल है, तो उसको पीने से कौन सी बीमारी फैल सकती है। तो उसका सही आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो दूषित जल पीने से फैल सकता है, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। तो वायुमंडल का जो 99% भाग है उन पर किन दो गैसों का मुख्य रूप से विस्तार है। तो आपका सही आंसर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखो ऑक्सीजन का परसेंटेज है कितना 21 और नाइट्रोजन का कितना है 78। तो दोनों को काउंट कर लो, दोनों को ऐड कर लो तो हो जाएगा आपका 99। भाई ऑक्सीजन का 21 है, नाइट्रोजन का 78 है, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कि वायुमंडल के 99% बल्कि 99% से भी कुछ अधिक भाग पर इन्हीं दो गैसों का विस्तार है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ हड्डियों के लिए सबसे आवश्यक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज ऐसी है जो कि स्वस्थ हड्डियों के लिए सबसे आवश्यक है। तो सही आंसर है कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी जो है ये स्वस्थ हड्डियों के लिए सबसे आवश्यक है, ध्यान रखेंगे इनका। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। ये हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। और इसकी हाइट है 8848.86 मीटर, 8848.86 मीटर, ये इसकी हाइट है, याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो क्या कहलाती है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो क्या कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, क्षोभमंडल। देखो सबसे पहले होता है क्षोभमंडल, क्षोभमंडल के बाद में होता है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद में होता है मध्यमंडल, फिर होता है आयन मंडल और फिर होता है वायुमंडल। याद कर लेना इनको भी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, अभी मैंने आपको ग्राफ से समझाया, तो बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो क्षोभमंडल है। और उसके बाद में अगला प्रश्न की विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है स्कर्वी, दांतों एवं मसूड़ों से खून निकलना, ये इसका सिम्टम है, इसका लक्षण है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र जो है वो क्या कहलाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र है वो कहलाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पे आप याद रखोगे कि 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स लगे होते हैं जो कि ये बताते हैं कि भूकंप कितनी तेजी से आया। 6 या फिर 6 से अधिक कैटेगरी का भूकंप है तो उसको खतरनाक भूकंप की श्रेणी में गिना जाता है। और अगर 6 से कम रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता है तो फिर वो हमें महसूस नहीं होता, लेकिन रिक्टर स्केल उसको रिकॉर्ड करता है, ध्यान रखेंगे। और इसी यंत्र को कहा जाता है बैरोमीटर। इसी यंत्र को क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर नामक यंत्र पर सिस्मोग्राफ लगा होता है जो कि बताता है कि भूकंप का तीव्रता क्या थी, भूकंप की तीव्रता कितनी खतरनाक थी, इस तरीके से, ठीक है, याद करेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि भूकंप की जहां पे उत्पत्ति होती है वो पॉइंट होता है केंद्र के नीचे, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। और फोकस के ठीक ऊपर जो स्थान होता है धरातल का जहां पे भूकंप का सबसे ज्यादा असर होता है उसे बोलते हैं भूकंप का अधिक केंद्र यानी कि एपिक सेंटर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये सेशन आपको कैसा लगा। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।